हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो प्रोफेशनल नॉलेज पे पार्ट 14 है। इसके पहले 13 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोज़ के जो अपलोड जब भी हम करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ARP रिक्वेस्ट इज़, फिर ब्लैंक दिया हुआ है एंड ऑल ARP रिप्लाई इज, मतलब रिक्वेस्ट और रिप्लाई के बारे में बात किया हुआ है ARP। तो ARP की अगर हम बात करें तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है इसका वर्क क्या होता है, ये हम लोगों ने एक पूरा वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा, डिटेल में आपको पता लग जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो ARP रिक्वेस्ट जो होती है उसमें किया क्या जाता है कि डिवाइस का एड्रेस पता किया जाता है। मतलब एक नेटवर्क के अंदर, अगर मान लीजिए एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर कुछ डिवाइसेज हैं, उन डिवाइसेज में अगर कोई डिवाइस ARP रिक्वेस्ट सेंड करती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की, तो उसको फिजिकल एड्रेस लेना होता है किसी डिवाइस का। तो इसको हमेशा ब्रॉडकास्ट किया जाता है जब इसको रिक्वेस्ट का रिप्लाई मिलता है हमेशा। तो एक डिवाइस पर्टिकुलरली एक सिंगल पैकेट सेंड करेगी। कहाँ से सेंड करेगी? जहाँ से उसे रिक्वेस्ट रिसीव हुई है या फिर जहाँ पे उसको अपना फिजिकल एड्रेस सेंड करना होगा। तो हमेशा जो पहला जो होगा ARP रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो वो हमेशा ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है। जितने भी कंप्यूटर्स होंगे नेटवर्क के अंदर वो सारे के सारे उसको रिसीव करेंगे और रिप्लाई सिर्फ उसी को मिलेगा जहां से सेंड की गई थी। और जो पर्टिकुलर जो पर्सन है जो सेम IP एड्रेस वाला है, उस IP एड्रेस के रिगार्डिंग वो उसका रिप्लाई कर देता है, तो वो होता है यूनिकास्ट। तो इसका आंसर क्या निकल के आता है आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ICMP ऑलवेज रिपोर्ट्स एरर मैसेजेस टू। ICMP की अगर हम बात करें, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है आपका ICMP, यहाँ पे रिपोर्ट्स जो होती है, एरर मैसेज की जो भी रिपोर्ट होती है, ये हमेशा दी जाती है बैक, हमेशा वापस, ये हमेशा सोर्स को दी जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए कोई एरर मैसेज क्रिएट हुआ, कोई एरर मैसेज जनरेट हुआ, ये एरर हैंडलिंग का काम नहीं करती है, सिर्फ एरर मैसेज जो होते हैं उनको आगे सेंड कर देती है। एरर करेक्शन का काम भी नहीं करेगा ICMP। और ये जो मैसेजेज होंगे हमेशा एरर मैसेजेज, ये हमेशा सोर्स को भेजे जाते हैं। अच्छा, एरर रिपोर्टिंग का जो काम कर रही है ये एरर रिपोर्टिंग, देखो कौन कौन से एरर्स की रिपोर्टिंग की जा सकती है। पहला वाला जो है वो डेस्टिनेशन, जैसे हम बोले कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल रहा तो ये वाला एक पैकेट या एरर मैसेज बनाया जा सकता है। उसके बाद दूसरा अगर देखें तो वो होता है सोर्स क्वेंच। सोर्स क्वेंच। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपका इसी के अंदर ये जो है, ये सारे के सारे जो हम लोग देख रहे हैं ये एरर रिपोर्टिंग वाले मैसेजेस हैं। मतलब एरर रिपोर्टिंग के लिए जो मैसेजेस सेंड किए जाते हैं वो वाले ये मैसेजेस हैं। तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज हो सकता है, सोर्स क्वेंच मैसेज हो सकता है। उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट हो सकता है टाइम एक्सीडेड। टाइम एक्सीडेड वाला हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका पैरामीटर प्रॉब्लम, मैसेज के अंदर पैरामीटर प्रॉब्लम, या फिर ये हो सकता है कि रीडायरेक्टिंग से रिलेटेड कोई एरर मैसेज। तो ये 5 जनरली एरर मैसेज जो हैं ये वापस से सेंड किए जाते हैं एरर रिपोर्टिंग, और हमेशा की जाती है सोर्स को। डेस्टिनेशन को ये एरर रिपोर्टिंग नहीं की जाती। ICMP ऑलवेज रिपोर्ट करता है सोर्स को। और रिपोर्ट कौन से करेगा? ये जो हमने 5 यहाँ पे देखे, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, सोर्स क्वेंच, टाइम एक्सीडिंग, या फिर पैरामीटर प्रॉब्लम जो है, पैरामीटर मिसिंग वगैरह, या फिर रिडायरेक्टिंग से रिलेटेड। तो ये सारी के सारी जो एरर मैसेजेस हैं ये वापस से भेजे जाते हैं सोर्स को। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नो ICMP एरर मैसेजेस विल बी जनरेटेड। मतलब आपसे कंडीशन पूछी गई है कि कब ICMP एरर मैसेज जनरेट नहीं होता। तो पहली कंडीशन अगर हम देखें, इन रेस्पॉन्स टू ए डेटाग्राम कैरिंग एन ICMP एरर मैसेज। अगर कोई एरर मैसेज का ही पार्ट या एरर मैसेज जो है वही लेके जा रहा है कोई आपका ICMP, तो वहाँ पे कोई एरर मैसेज जनरेट नहीं होगा। सेकंड अगर हम देखें, फॉर ए फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम दैट इज नॉट द फर्स्ट फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम जो पहला पार्ट नहीं है, जैसे मान के चलें कि अगर 10 फ्रेगमेंट आपके बने तो 10 में से पहला जो होगा उसके अलावा जितने भी होंगे उसके लिए कोई सा भी एरर मैसेज ICMP जनरेट नहीं करेगा। फॉर अ डेटाग्राम हैविंग अ मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेसिंग वाला जो डेटाग्राम होगा उसके लिए भी कोई एरर मैसेज जनरेट नहीं होता। मतलब यहाँ पे आंसर आपका निकल के आता है ऑल ऑफ द अबव। साथ ही साथ एक कंडीशन और है, वो भी आपको देख लेना जरूरी है कि मान लीजिए कोई स्पेशल एड्रेस हुए, स्पेशल जैसे कि 127.0.0.0 लूप बैक एड्रेस जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर मान लीजिए सारे जीरो हुए, तो ऐसे कोई स्पेशल एड्रेस होते हैं उनके लिए भी आपका ICMP एरर मैसेज जनरेट नहीं होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इन IGMP
a membership report is sent how many times? IGMP जो है ये मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मेंबरशिप की जो रिपोर्ट है वो कितनी बार सेंड की जाती है। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे समझिएगा कि मेंबरशिप के लिए देखो क्या होता है कि बेसिकली क्या कि जैसे मान लीजिए एक कोई पैकेट था, उस पैकेट को सेंड किया गया, अगर वो पहले से उस नेटवर्क का मेंबर नहीं है तो पहली जो रिक्वेस्ट जाएगी वो मेंबरशिप की रिक्वेस्ट जाएगी। मतलब जो मेंबरशिप की जो रिपोर्ट उसने भेजी कि मुझे इस पार्ट का मेंबर बनना है इस नेटवर्क का, या फिर ऐसे बोले कि इसकी मेंबरशिप मुझे चाहिए, तो पहले नंबर पे जो पैकेट सेंड किया जाता है, पहले पैकेट के साथ में एक पैकेट साथ ही साथ दूसरा पैकेट भी सेंड किया जाता है। मतलब जैसे ये हम एग्जाम्पल लें कि ये डिवाइस 1 है, डिवाइस 2 है, यहाँ से मेंबरशिप रिक्वेस्ट के लिए पैकेट सेंड किया गया, तो पहला पैकेट जो सेंड किया गया उसी के साथ में दूसरा पैकेट भी सेंड किया जाता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ पैकेट 2 सेंड किए जाते हैं। अगर पहला पैकेट डिस्कार्ड भी हो जाए तो दूसरा पैकेट वहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अगर पहला पैकेट रिसीव हो चुका है तो दूसरा ऑलरेडी जब रिसीव होगा तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि मेंबरशिप रिपोर्ट के लिए कितने पैकेट या कितने टाइम जो रिपोर्ट भेजी जाती है या फिर जो मेंबरशिप की रिक्वेस्ट भेजी जाती है वो कितने टाइम भेजी जाती है, तो ये हमेशा 2 टाइम भेजी जाती है। तो इसका आंसर क्या निकल के आया? 2। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द आईपी पैकेट दैट कैरीज एन आईजीएमपी पैकेट हैज टीटीएल वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू। टीटीएल होता है आपका टाइम टू लीव। आईपीवी वर्जन 4 जो था, आईपी वर्जन 4, उसके अंदर हमने देखा था टाइम टू लीव जो होता है, यहाँ पे देखो होगा क्या कि आईजीएमपी पैकेट की अगर हम बात करें कि मान के चलते हैं कि ये एक नेटवर्क है, इसमें 4 कंप्यूटर्स हैं आपके, या फिर हम इसको ये बोल दें कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, एक लैन है, तो आईजीएमपी जो होता है उसकी अगर हम लाइफ की बात करें या फिर हम ये बोलें कि आपका आईजीएमपी पैकेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाली इसी के अंदर ही रहेगा। मतलब डोमेन की अगर हम बात करें कि इसका डोमेन जो है वो डोमेन सिर्फ ये लैन ही होगा, तो लैन के बाहर ये नहीं जाएगा। तो टाइम टू लीव जो पैकेट है इसका, या टाइम टू लीव जो इसका पार्ट है, प्रॉपर्टी है, उसको हमेशा सेट किया जाता है 1। जैसे ही ये पैकेट बाहर चला जाता है तो इसका टीटीएल जो है टाइम टू लीव ये हमेशा 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ईच नोड शेयर इट्स राउटिंग टेबल विद इट्स इंटरमीडिएट नेबर व्हेन। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर जो नोड्स होते हैं वो अपने साथ वाले नेबर नोड या इमीडिएट नेबर नोड जिनको हम कहते हैं उनके साथ अपनी राउटिंग टेबल शेयर करते हैं। तो वो शेयर कब करते हैं ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है देयर इज ए चेंज, मतलब अगर वहां पे कोई चेंज होता है राउटिंग के एल्गोरिथम में या फिर कुछ राउटर्स की पोजीशन में तब, या फिर दूसरा बोला गया है पीरियोडिकली। तो ये दोनों टाइम पे राउटिंग टेबल्स को आपस में शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अगर कोई नेटवर्क के अंदर चेंजेज होते हैं तब भी शेयर करेंगे। अगर पीरियड बात करें हम कि टाइम टू टाइम, जैसे कुछ पीरियड के बाद में वापस इसको रिपीट करते रहते हैं, तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया मल्टीकास्ट लिंक स्टेट राउटिंग यूजेज। देखो मल्टीकास्ट लिंक स्टेट राउटिंग की अगर हम बात करें तो आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन कौन सी, मतलब कौन सा टाइप, कौन से राउटिंग, मतलब जो मल्टीकास्ट राउटिंग है वो कौन सी अप्रोच या कौन सा टाइप यहाँ पे यूज में लेती है। तो बेसिकली इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस आपको क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सोर्स बेस्ड ट्री अप्रोच, ग्रुप बेस्ड ट्री अप्रोच, डेस्टिनेशन बेस्ड ट्री अप्रोच। अच्छा, ये आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो डेस्टिनेशन बेस्ड ट्री अप्रोच कोई सा नहीं होता, तो इसको हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं। बाकी के बचते हैं आपके सोर्स बेस्ड ट्री अप्रोच या फिर ग्रुप बेस्ड ट्री अप्रोच। तो इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो होगा क्या, सोर्स बेस्ड की अगर हम बात करें तो हर राउटर के पास में, मतलब ग्रुप का, जैसे हम ये बात करें कि आपका नेटवर्क था तो इस नेटवर्क के अंदर हर राउटर के पास जो ग्रुप में रहेंगे अपने राउटर्स, उन सबकी टेबल रहेगी, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्रुप 1 है तो इसमें कोई सा भी, जैसे ये वाला राउटर है तो इसके पास हर राउटर के शॉर्टेस्ट पाथ की डिटेल रहेंगी, या फिर एक सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ होना जरूरी है। जैसे ये एक हमने नेटवर्क क्रिएट किया तो यहाँ वाले राउटर की अगर हम बात करें इस वाले राउटर के साथ में, तो इसको हमेशा एक शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग की एल्गोरिथम इसके पास रहेगी ही रहेगी। कौन से वाले के अंदर? सोर्स बेस्ड ट्री अप्रोच के अंदर। मतलब जो आपका नेटवर्क होगा उस नेटवर्क के अंदर हर राउटर के पास में अपने ग्रुप की, पूरा का पूरा जो ग्रुप है उस ग्रुप का एक शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगा वो रहेगा पूरा अपने पास में। सेकंड वाला अगर देखें जो आपका दिया गया है ग्रुप शेयर ट्री अप्रोच, ग्रुप शेयर ट्री अप्रोच के अंदर देखो क्या होगा, जो आपका कोर राउटर है, मतलब जो मेन राउटर है आपका, तो जो आपका कोर राउटर होगा उसी के पास में रहेगी खाली आपके शॉर्टेस्ट पाथ की डिटेल पूरी की पूरी। मतलब जितने भी ग्रुप्स होंगे उनकी सारी की सारी डिटेल आपके सिर्फ कोर राउटर के पास में रहेगी।
और ये जनरली कहाँ पे यूज में लिया जाता है, मल्टीकास्टिंग के अंदर जनरली यहाँ पे यूज में लिया जाता है। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें मल्टीकास्ट लिंक स्टेट राउटिंग की, तो ये हमेशा सोर्स बेस्ड ट्री अप्रोच यूज में लेता है। तो आंसर इसका क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच एल्गोरिथम एलिमिनेट्स द लूप इन द फ्लडिंग प्रोसेस। फ्लडिंग प्रोसेस के अंदर देखो हम बात करें, फ्लडिंग जो है ये राउटिंग की एक एल्गोरिथम है। यहाँ पे देखो किया क्या जाता है, जैसे एग्जांपल हम लें कि ये सोर्स राउटर है आपका, इससे कनेक्टेड कुछ राउटर्स हैं। तो यहाँ पे किया क्या जाता है कि अगर यहाँ से कोई पैकेट आगे सेंड किया जाना है, वो सभी डायरेक्शन में सेंड कर दिया जाता है, मतलब सारे के सारे राउटर्स पे उस पैकेट को सेंड कर दिया जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे होता क्या है कि इन पैकेट्स का लूप बन जाता है, मतलब जैसे यहाँ से आगे भी सेंड किया गया, इससे भी आगे सेंड किया गया, यहाँ से और आगे सेंड किया गया, तो बेसिकली फ्लडिंग के अंदर एक लूप बन जाता है। तो इस लूप को एलिमिनेट करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज में ली जाती है, आपसे पूछा गया है। अच्छा इसको देखें अगर, तो यहाँ पे आंसर आपका निकल के आता है रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे नहीं होगा, वापस से ब्रॉडकास्ट नहीं होगा यहाँ पे। डिस्टेंस वेक्टर और हियरार्चिकल राउटिंग ये दोनों तो होंगे ही नहीं। डिस्टेंस वेक्टर आपका डायनामिक एल्गोरिथम की पार्ट में आता है, अडप्टिव एल्गोरिथम जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आया, रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। आरपीएफ जो होता है रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग, इसमें देखो होगा क्या, यहाँ से पैकेट सेंड किया गया, यहाँ पे मान लीजिए इस वाले पार्ट पे, इसके आगे देख लेते हैं, इस वाले पार्ट पे जैसे मान लीजिए दो लोगों से या दो राउटर्स से पैकेट यहाँ पे रिसीव हुए, तो ये क्या करता है रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग, एक वापस से अपने बैक वाले राउटर के पास वापस आएगा और यहाँ आके डिटेल सेंड कर देता है कि यहाँ पे पैकेट 2 बार रिसीव हुआ है, मतलब ये रिवर्स में चलता है अपने पाथ के हमेशा। तो रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग जो है ये एलिमिनेट करता है लूपिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन 3-वे हैंड चेकिंग ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट इन टीसीपी फॉर क्लाइंट एंड सर्वर विच वन इज फॉलोड। देखो अगर इसकी हम बात करें 3-वे हैंड शेकिंग की, अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए इसको हम क्लाइंट मान लेते हैं, इसको हम सर्वर मान लेते हैं। क्लाइंट की साइड से एक रिक्वेस्ट सेंड की जाती है सर्वर के पास, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद में एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है कि हाँ मुझे रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है, कनेक्शन स्टेब्लिश किया जा सकता है। तो क्लाइंट वापस से एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, इसको बोला जाता है 3-वे हैंड शेकिंग। मतलब पहले एक रिक्वेस्ट सेंड की गई, सर्वर ने उसको रेस्पॉन्ड किया, रेस्पॉन्ड मिलने के बाद में क्लाइंट ने एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। अब आपसे पूछा ये गया है कि वो इन जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले नंबर पे जो भेजा जाता है वो होता है आपका सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। एक पैकेट सेंड किया गया, सर्वर क्या करेगा, जब उसको वो पैकेट रिसीव होगा तो वो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट के साथ में एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भी सेंड करेगा। मतलब पहला सिंक्रोनाइजेशन होगा, दूसरा सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट होगा, फिर क्लाइंट आपका भेजेगा वापस से एक्नॉलेजमेंट पैकेट। तो आंसर हमारा क्या निकल गया है, पहले SYN, उसके बाद में SYN प्लस ACK, उसके बाद में ACK। तो SYN प्लस ACK और ACK, आंसर हुआ हमारे यहाँ पे C। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, लेयर्स डिफाइंड बाय सोनेट आर। सोनेट की अगर हम बात करें तो सोनेट आपका होता क्या है, सोनेट है आपका सिंक्रोनाइज ऑप्टिकल नेटवर्क। बेसिकली जो ऑप्टिकल नेटवर्क है आपका जो सिंक्रोनाइज फॉर्म में हो उसको कहा जाता है सोनेट। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसकी लेयर्स जो होती हैं, आपको लेयर्स बताना है कि लेयर्स कौन कौन सी, सिंक्रोनाइज जो है उसके अंदर कौन सी लेयर्स डिफाइन की गई है। तो सिंक्रोनाइजेशन जो आपका ऑप्टिकल नेटवर्क है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो पाथ लेयर भी होती है, लाइन लेयर भी होती है, सेक्शन लेयर भी होती है, इसी के साथ में एक और होती है फोटोनिक, एक लेयर और होती है फोटोनिक लेयर। अच्छा इन लेयर्स की अगर हम बात करें तो पाथ लेयर जो है ये आपका ऑप्टिकल सोर्स से लेके ऑप्टिकल डेस्टिनेशन तक की पूरी डिटेल इसके अंदर होगी, मतलब सोर्स जो है वहां से लेके डेस्टिनेशन तक की पूरी डिटेल पाथ लेयर के अंदर होंगी। लाइन लेयर की अगर हम बात करें तो लाइन जो होती है ये बेसिकली आपकी फिजिकल लाइन पे काम करती है। सेक्शन लेयर की अगर हम बात करें तो ये फिजिकल सेक्शन जो लेयर है ये फिजिकल लेयर पे काम करेगी, मतलब फिजिकल सेक्शन पे काम करेगी। अच्छा इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जरूरत पड़ी अगर फ्रेमिंग की, मान लीजिए फ्रेमिंग की अगर जरूरत पड़ती है या फिर एरर कंट्रोल की अगर जरूरत पड़ती है तो वो वाला काम होता है आपका सेक्शन लेयर का। फोटोनिक जो है ये फोटोनिक फिजिकल स्पेसिफिकेशन के लिए जनरली यूज में ली जाती है। तो ये चारों की चारों जो लेयर्स हैं ये सोनेट के अंदर यूज में ली जाती है। यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आया होगा। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। नीचे आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप फेसबुक पेज भी हमारा लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।